अस्सलामुअलैकुम। एमडीगेट 2025 में एडमिशन पॉलिसीज़ और एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत ब्रीफली मैं आपको बहुत शॉर्ट वे में उसको बताऊंगा और बहुत आसानी से इंशाल्लाह 3 स्टेप्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि असल में मेडिकल कॉलेज में दाखिला कैसे मुमकिन होता है। तो अब बहुत तवज्जो से आपको बात समझनी है। बुनियादी तौर पर 3 स्टेप्स हैं जिसमें से एक स्टेप आप दे चुके हैं। पहला स्टेप था आपका एमडीगेट का एग्ज़ाम। मेडिकल यानी कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद जो आपका एमडीगेट का एग्ज़ाम था वो आपको ये जज कर रहा है कि आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए काबिल है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर आपकी परसेंटेज 55 से ज़्यादा है तो आप एमबीबीएस में दाखिले के लिए एलिजिबल है, और अगर आपकी परसेंटेज 50 से ज़्यादा है तो फिर आप बीडीएस में दाखिले के लिए एलिजिबल है। बस सिंपल ये है कि अब माशाल्लाह हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 50 और 55 से ज़्यादा है, तो अब वो एलिजिबल तो हैं ना। अब आगे क्या करना है, आगे का प्रोसेस क्या होगा। अब दूसरा स्टेप जो हमारा होता है, पहला स्टेप तो हो गया एमडीगेट एग्जाम, दूसरा स्टेप हमारा है कि हमें फॉर्म भेजना है अपनी रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस को, ताकि वो हमारी सीट डिसाइड कर सके कि हमारी सीट कौन से मेडिकल कॉलेज में जाएगी। अब इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओवरऑल तौर पर अगर मैं सिंध की बात करूं, और इसी तरह से पंजाब में भी तकरीबन ऐसा ही है, इसी तरह से केएमयू में भी है, तो ओवरऑल तौर पर एक सेंट्रलाइज बॉडी रखी जाती है जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के एडमिशन्स को कंट्रोल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कराची के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उन सब की जो सेंट्रलाइज बॉडी है वो DUH है, यानी कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है। इसी तरह से सिंध के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो लम्स के अंडर आते हैं, और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो SEMBBMU के अंदर आते हैं, यानी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। अब सवाल है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो लम्स के अंदर आते हैं, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो SMBBMU के अंदर आते हैं। तो उसकी डिटेल पर आपको उसके नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। नोटिफिकेशन में जो डिस्ट्रिक्ट लम्स के अंदर है उनकी पूरी डिटेल मौजूद है, और अगर आपको देखना हो तो आपको मैं यहाँ पे कमेंट में भी बता दूंगा, और फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी वो नाम मेंशन कर दिए जाएंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा। यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको उसी सेंट्रलाइज बॉडी को अप्लाई करना है, उसी को अपने फॉर्म जो है वो भेजना है। तो अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भेजना है तो इसका तरीका ज़रा अच्छी तरह समझ लें। फॉर एग्जांपल आप कराची से हैं और आपको डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए तरीका ये होगा कि आप सिंपल डाउ की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आप पहले तो ऑनलाइन सबमिट करेंगे। जब आप ऑनलाइन सबमिट कर लेंगे, उसको ओके करेंगे, तो आपके सामने एक प्रिंटेबल फॉर्म जनरेट हो जाएगी, ठीक है। या उस प्रिंटेबल फॉर्म को आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसके साथ 11 डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच्ड होंगे। 11 डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको ऑलरेडी छाजाओं पर पहले दी जा चुकी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, फिर इंशाल्लाह उसकी डिटेल हम आपको अलग से एक पिक्चर की फॉर्म में शेयर कर लेंगे। और वो सारे 11 डॉक्यूमेंट्स जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, जिसमें इंटर का सर्टिफिकेट है, जिसमें आपकी एमडीगेट की मार्कशीट, एमडीगेट का आपका जो मार्क्स हैं उसकी डिटेल्स जाएंगे। वो कैसे आएगा, वो जब आपने ऑनलाइन सर्च किया होगा तो आपके सामने मार्क्स आए होंगे। वो मार्क्स आप क्या करेंगे, वो मार्क्स आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट करवा लें। फिर इसी तरह से उसका जो एडमिट कार्ड था उसकी कॉपी रहेगी। इसी तरह से आपकी इंटर की मार्कशीट, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, तो ये सारी डिटेल्स, आपका डोमिसाइल और पीआरसी, आपके फादर का, सिर्फ डोमिसाइल के फादर की ज़रूरत नहीं होगी, फादर का पीआरसी जाएगा। इसी तरह से आपका जो है और क्या जाएगा, हाँ मदर का भी पीआरसी जाएगा, लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में जाएगा कि फादर की या तो डेथ हो चुकी हो या फिर फादर जो है फॉर एग्जांपल समटाइम डाइवोर्स के केसेस होते हैं तो उस सूरत में मदर का जाएगा, वरना सिर्फ फादर का पीआरसी काफ़ी होता है। अच्छा, पीआरसी क्या होता है, पीआरसी होता है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो ये पीआरसी जो है ये डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस से आपको मिल जाता है। डोमिसाइल और पीआरसी, डोमिसाइल सिर्फ कैंडिडेट का होगा और पीआरसी फादर का होगा, ठीक है ना। और अगर फादर नहीं है या फादर अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत में सिर्फ मदर का जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सी बात है। अच्छा, एक बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है, सर वो जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का कह रहे हैं वो किस तरह से होगा। तो याद रखिएगा डॉक्यूमेंट्स आपके 2 तरह के होंगे। या तो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, तो वो आप 17 ग्रेड के ऑफिसर से वेरीफाई करवाएंगे।
और वो बच्चे जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स से पढ़कर आ रहे हैं जिनके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो आईबीसीसी के ऑफिस से आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। आपकी मार्कशीट भी उसी से वेरीफाई होगी। आपकी मार्कशीट जो है वो एक तरह से वही आपकी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपको आईबीसीसी के ऑफिस से सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाने होंगे। ये वो आईबीसीसी में वो बच्चे रुजू करेंगे जिन्होंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स का एग्जाम दिया है, उनको 17 ग्रेड के ऑफिसर्स की नीड नहीं है। 17 ग्रेड से वो बच्चे वेरीफाई होंगे जो जिनके पास मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट्स हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आ रही है कि प्रोविंशियल सर्टिफिकेट जिसकी बात हो रही है ये कौन सा है? तो देखिए, मैट्रिक का जो आपका प्रोविंशियल सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है जो आपको फाइनली 2 साल के बाद मिलता है, तो वो आपको स्कूल से मिल जाएगा। और इंटर का जो सर्टिफिकेट है वो आपको आपके कॉलेज से मिलता है। आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाकर बोलें कि हमें जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो इशू कर दें, तो आपको वो इशू करेंगे। तो वो सर्टिफिकेट आप 17 ग्रेड के ऑफिसर से वेरीफाई करने के बाद उसकी कॉपी जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो टोटल मिलाकर ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके 24 फोटोग्राफ्स, आपके 24 पिक्चर, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं जिसका ब्लू बैकग्राउंड होगा। ये 24 फोटोग्राफ्स आपके साथ इन 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ, 11 डॉक्यूमेंट में ये भी शामिल है, ये सारे अटैच्ड होंगे आपके किसके साथ? आपके उस फॉर्म के साथ जो आपने डाउनलोड किया था वेबसाइट से। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह जमा करके इनको प्रॉपर फाइल करके आप भेजेंगे किसी कुरियर सर्विस के जरिए अपनी डिजायर यूनिवर्सिटी को। जैसे आप कराची से बिलोंग करते हैं तो डाउ को भेजेंगे, आप अगर लम्स के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं तो लम्स को भेजेंगे, और अगर आप एसएमबीबी के अंदर आते हैं तो आप एसएमबीबी की जो उसके डेजिग्नेटेड जो उनका सेंटर है वहाँ पर उसको कुरियर सर्विस के थ्रू आप सेंड करेंगे और उसके जो चार्जेस होंगे उसको आप पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब एडमिशन हो जाएगा तो ये आपका यानी कि आपने फॉर्म सबमिट करवा दिया, अब ये आपका दूसरा स्टेप डन हो गया। तीसरा स्टेप जो होगा वो तब होगा जब मेरिट लिस्ट आएगी, यानी कि डाउ अपनी एक मेरिट लिस्ट इशू करेगा, लम्स अपनी एक मेरिट लिस्ट इशू करेगा और एसएमबीबी अपनी एक मेरिट लिस्ट इशू करेगा। ठीक है, तो उस मेरिट लिस्ट पर आपका दाखला जो है वो हो जाएगा। मेरिट लिस्ट इशू होगी, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आपका दाखला कराची के डिस्ट्रिक्ट में कौन से कॉलेज में हुआ है। तो वो आपकी किस बुनियाद पर होगा? वो आपके एग्रीगेट की बुनियाद पर होगा कि आपका एग्रीगेट कितना टॉपर है, यानी कि आप कितने अपर लिस्ट में आ रहे हैं, कितना आपका नाम डाउ के अंदर आ रहा है, आपका नाम जेएसएमयू के अंदर आ रहा है, आपका नाम एसएमबीबी के अंदर आ रहा है। यानी कि जहां से आपका दाखला मुमकिन होगा वहां पर आपका जो है वो एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा। और उसकी इंफॉर्मेशन आपको कैसे होगी? या तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जो मेरिट लिस्ट इशू होगी वहां से आप चेक करेंगे, या फिर अगर आपका दाखला हो जाता है तो आपको कॉल करके भी बताते हैं, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको फादर या मदर के साथ इंटरव्यू के लिए वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान सा प्रोसेस है, इंशाल्लाह इसका हो जाएगा। दूसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बात याद रखनी है कि एक सीट होती है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल सीट्स। अब कुछ बच्चे कराची के होते हैं, मगर मैं उनको ये कहता हूं कि भाई अगर आपका मेरिट नंबर, अगर आपको लगता है कि आपका एग्रीगेट बहुत पीछे है, तो मैं उनको एक मशवरतन कहता हूं कि आप DOHS के लिए भी अप्लाई कर लें और आप जो है लम्स के लिए भी अप्लाई कर लें, मतलब लम्स को भी अपना एक सर्टिफिकेट भेज दें। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि लम्स में जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं उसमें उन बच्चों का हो सकता है जो कराची से बिलोंग करते हैं। लास्ट ईयर भी एक बच्ची थी हमारी जिसका बिल्कुल आखिरी में इस बुनियाद पर हो गया था कि जो रेसिप्रोकल सीट्स थी उनका, उस बच्ची का कराची से बिलोंग करती थी, उसने लम्स में भी अप्लाई किया हुआ था, तो लम्स की जो रेसिप्रोकल सीट्स थी उसमें उसका एडमिशन हो गया था। तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये एहतियातन होता है। ये सिर्फ मैं उन बच्चों को कहता हूं जिनको लगता है कि यार उनका एग्रीगेट बहुत ज़्यादा कम है, उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा पीछे आ रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि भाई आप डाउ में भी अप्लाई कर लें, आप लम्स में भी अप्लाई कर लें, ताकि अगर लम्स में कोई रेसिप्रोकल सीट हुई तो रेसिप्रोकल सीट में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पंजाब प्रोविंस में भी देख लें, अगर कॉलेज की जो रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं उसमें आप एक जगह अप्लाई कर लें, दूसरी जगह भी अप्लाई कर लें, ताकि आपका रेसिप्रोकल सीट्स में अगर नाम आ सकता हो तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की। बाकी याद रखिएगा कि BDS के लिए आपको अलग फॉर्म सबमिट करना है, MBBS के लिए अलग फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप MBBS और BDS दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 फॉर्म भेजने पड़ेंगे, तो एक तरह से डबल चार्जेस हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ BDS करने का शौक है, MBBS का कोई शौक नहीं है, तो आप सिर्फ BDS वाला फॉर्म भेज दें। अगर आपको सिर्फ MBBS में अप्लाई करना है तो सिर्फ MBBS का फॉर्म भेज दें,
में। तो ये बात याद रखिएगा कि MBBS और BDS का एक फॉर्म नहीं होगा, दोनों के अलग अलग फॉर्म होंगे। वो जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो वहां पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, जिस ऑप्शन का फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे उसी ऑप्शन के उसी फॉर्म के अंदर आपका एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आगे अगर आपको कोई और डिटेल है, कोई और क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो की राब्ता करें। इंशाल्लाह जो डिटेल होगी आपके साथ फर्दर शेयर की जाएगी। कनेक्टेड विद द छा जाओ, इंशाल्लाह और डिटेल आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।